हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो कि जीके एंड जीएस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ के फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे और जो अभी ये आने वाला यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है या जूनियर असिस्टेंट है या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो आर का, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, संविधान हो, हमारा साइंस हो या कंप्यूटर हो। आपको सारे इसमें एमसीक्यूज़ मिक्स फॉर्म में देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे किसी भी एग्ज़ाम का एक स्कोर रहता है 40 क्वेश्चन मैक्सिमम यूपी पुलिस में जो पूछे जाते हैं, तो जीएस सेक्शन का 40 या 38 क्वेश्चन होते हैं। तो हम उनको इसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी की तैयारी हो चुकी होगी क्योंकि आप फिर से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपने सारी थ्योरी कंप्लीट कर लिया होगा, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन जीके या जीएस का सिलेबस इतना ब्रॉड होता है कि इसको कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता। तो अगर आपने पहले भी जीके या जीएस का सेक्शन पढ़ा हुआ है तो आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं। अगर आपको आते होंगे तो आप खुद से कीजिएगा, नहीं तो देखिएगा। और इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड, और जितने आने वाले क्वेश्चन होंगे जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन होते हैं तो उनको भी इसमें रखा गया है। इसमें यूपी जीके भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 1 रहेगा। ऐसे इसमें काफ़ी कम से कम 10 या 20 जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेशन डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक टिक करना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। और इसके कुछ फैक्ट्स जानेंगे। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। याद रखेंगे आप इतने फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अजात शत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। और अजात कौन थे? ये अजात शत्रु, ये बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु। और बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार हर्यक वंश के प्रथम शासक थे। उसके बाद अजात शत्रु हुए, उसके बाद उदयन हुआ। वो हिस्ट्री का टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन को जान लिया आपने कि कुड़िक किसे कहा जाता था, तो हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पर कहाँ पर उतरा था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कालीकट में उतरा था। और कालीकट कहाँ पर है? तो ये केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट गांव में उतरा था ये। और वास्को डी गामा था कौन? ये पुर्तगाली था जो कि भारत में व्यापार के लिए आया था 1498 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा था, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान रहा है और ये 3 भागों में विभाजित था। और 3 भाग कौन से थे? तो जैसे वर्गों के हिसाब से यहाँ पर रहन सहन था। जैसे जो ऊंचे वर्ग के लोग थे तो गढ़ रहते थे, और जो मिडिल के टाइप के लोग थे तो वो मिडिल टाउन में रहते थे, और जो और भी उससे भी नीचे प्रवृत्ति के लोग थे, वर्ग के लोग थे कहा जा सकता है, तो वो एक निचला वर्ग था। तो हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा एक नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था। और धौलावीरा है कहाँ वर्तमान में? तो ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। और पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में किसके द्वारा हुई थी, तो हरिहर प्रथम और बूका राय प्रथम, ये 2 भाइयों थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला मैचिंग करना है आपको, ये यूपी का क्वेश्चन है। इसमें पक्षी विहार दिए हुए एक साइड और एक साइड उसके संबंधित जिले दिए हुए, आपको बताना है कोई कौन सा कहाँ पर है पक्षी विहार। तो चलिए मिलान करेंगे। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? ये उन्नाव में स्थित है। अगला है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद या नोएडा में स्थित है। अगला देखेंगे सी नंबर है समस्तपुर पक्षी विहार। तो समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। अगला है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। याद रखेंगे। ऐसे मिलान के भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जायरे से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। इससे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा से, तो आगे हम इनको जानेंगे। तो कर्क रेखा, पहले तो हम भारत की बात करें, अगर ये भी पूछा जाता है, अभी तो पिछला क्वेश्चन था देश वाला, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ से होकर, किस राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो अगर देखा जाएगा तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम मैप के माध्यम से देखेंगे। पहला है गुजरात, दूसरा हो जाएगा ये राजस्थान, तीसरा है ये मध्य प्रदेश, चौथा है ये छत्तीसगढ़, और ये पांचवा है झारखंड, और अगला है पश्चिम बंगाल, फिर नेक्स्ट है त्रिपुरा, यहाँ पर है, ये पूर्व भारत का हिस्सा है, और लास्ट है मिजोरम। तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे ये कर्क रेखा अपने भारत से होकर गुजरती है। और इसकी ट्रिक भी है, याद ये भी देखिएगा, ये बड़ी फेमस ट्रिक है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। तो मित्र पर गमछा झाड़, माँ से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, मित्र हो गया शब्द, पर से पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान हो गया, और गमछा में है 3 शब्द, गा से है गुजरात, माँ से है मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झा लास्ट है, झा से झार है, जिससे कि कौन सा राज्य बन जाएगा, झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार, इससे 8 राज्य आपको रिलेट कर पाएंगे। और देखेंगे देश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। कर्क रेखा भारत के अलावा 14 और देशों से भी होकर गुजरती है। सारे नाम दिए गए हैं, कर्क रेखा के दिए गए हैं, और ये इसमें दूसरी लाइन ये कर्क रेखा के हैं, ये मकर रेखा के हैं, और ये भूमध्य रेखा के हैं। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 4 दे देगा, पूछ लेगा कौन सा नहीं गुजरता है या कौन सा गुजरता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। और अगर सन की बात करेगा तो सन 1872 आप टिक करेंगे, कब 1872 में पहली जनगणना हुई थी, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और अगर बात करेगा कि दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो अगर पूछेगा भारत की पहली बार नियमित संपूर्ण जनगणना, अगर नियमित शब्द लग जाएगा तो 1881 लगाएंगे, वो भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगर आपको पहला पूछेगा पहली जनगणना कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872। याद रखिएगा इतने पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भारत के कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें से 33 न्यायाधीश अन्य होते हैं, प्लस 1 को मिलाकर मुख्य न्यायाधीश 1 होता है, और अन्य 33 होते हैं। तो मिला के 33 + 1 34 याद रखिएगा। और मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय वर्तमान में? 50वें नंबर के हैं। याद रखिएगा, क्रमांक जरूर पूछा जाता है टफ बनाने के लिए। तो 50वें क्रमांक पे कौन है हमारे मुख्य न्यायाधीश? डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, या इनको शॉर्ट में डी वाई चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। टोटल कितने होते हैं? 34। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बलरामपुर, जो कि यूपी का एक जिला है। यहाँ पर देवी पाटन मेला लगता है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में हर साल कितने मेले लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 2250 मेले लगते हैं, ये पूछा जाता है। 2250 मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में कुल। अगर बात करें इसकी सबसे अधिक कहाँ लगते हैं, तो सबसे अधिक मथुरा में लगते हैं, उसके बाद कानपुर, उसके बाद हमीरपुर। याद रखिएगा 3 क्रम पूछे जाते हैं, मथुरा, कानपुर और हमीरपुर। अगर सबसे कम की बात पूछेगा तो सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में, सबसे अधिक मथुरा में। क्वेश्चन था हमारा देवी पाटन मेला, तो ये बलरामपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन है 13, अगर आपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देखा है तो आप क्या करेंगे? ये आपस गलत लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन है, अगर आपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देखा है तो आप क्या करेंगे? ऐसे भी क्वेश्चन पुलिस वाले में तो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि अपने किसी जीएस वीएस से रिलेट नहीं है। ये सिर्फ अपनी हमारी मानसिक अभिरुचि है कि हम ऐसे डिसीजन कब और कैसे ले पाएंगे।
तो इससे भी 4-5 क्वेश्चन रहते हैं और आपको इस प्रैक्टिस सेट में वो भी देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? ना ही तो कुछ नहीं करेंगे, ये भी गलत है। सबूत के साथ उच्च अधिकारी को उसकी सूचना देंगे, नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर हम अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देखेंगे तो पहले हम उसे खुद रोकेंगे, अगर वो नहीं रुकेगा तब हम उच्च अधिकारी की मदद से उसकी सहायता कर पाएंगे, शिकायत कर पाएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन था जिससे पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अगर सन की बात करेंगे तो 1992 में ये पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई थी। अगर बात करेंगे कि 74वां संविधान संशोधन, ये भी इससे रिलेट है और ये भी पूछा जाता है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, वो भी सन 1992 में संविधान में हमारे जोड़ा गया था। क्वेश्चन था इसमें पंचायती राज, तो 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था? डेट पूछा जा रहा है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर सन 2000 को हमारा ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहते हैं, ये लागू हुआ था 17 अक्टूबर सन 2000। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपराध नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है? चारों ऑप्शन आपको बताना है, पढ़िएगा आप उसके चारों ऑप्शन, फिर देखिएगा क्या आप अपने माइंड से कर पा रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा कॉलम पढ़ेंगे। पहला है जनसाधारण का सहयोग, सही है। तीसरा है कानून का कड़ाई से पालन करना, ये भी सही है। सरकारी एवं और विभागीय नीतियों का पालन करना, तभी हम अपराध नियंत्रण की चीज़ों को सही से देख पाएंगे, तभी उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध बना हुआ है। अगर जिला पूछा जाएगा तो ललितपुर जिले में बना हुआ है। और जो ये रानी लक्ष्मीबाई बांध है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों संयुक्त सरकार की एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। और हाँ, इससे पहले एक नाम से भी जाना जाता था, ये रेयर क्वेश्चन है कि बने, इससे पहले राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना इसको कब बनाया गया था? 1976 में बनाया गया था, याद रखिएगा इतने पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ये अगर हमारा राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है अपने पद पर, या उपराष्ट्रपति भी बीमार है या नहीं है उस पद पर, तो हमारे राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और किस अनुच्छेद के तहत? 124 अनुच्छेद में हमारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद है। तो अपने उस पद का इस्तेमाल करते हुए ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर यह कार्यभार देखता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त संघ जो कि रूस है। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त संघ या रूस से लिए गए हैं। और ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिए गए हैं। कौन सा संविधान संशोधन? तो हमारा 42वां संविधान संशोधन है। जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे टॉपिक तब बताएंगे आपको सारे संविधान संशोधन, लेकिन अभी के लिए देखिए हमारा जो 42वां संविधान संशोधन था ये 1976 में लागू हुआ था। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित था और उनकी सिफारिश पर ये संविधान के भाग किस में जोड़ा गया था? भाग 4A, याद रखिएगा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो संविधान संशोधन हो जाएगा 42वां, और हमारे संविधान में 4 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है और ये मेरठ में स्थित है, याद रखिएगा। और हाँ, इसका नया नाम बदला गया है अभी हाल ही में, इसका नाम है राज्य वन्यजीव बारासिंघा। क्या नाम है? राज्य वन्यजीव बारासिंघा, याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार और मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एक निबल 4 बिटों के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 में हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य था। और अगर सन पूछेगा कभी तो 1953 में ये भारत का भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य बना था, आंध्र प्रदेश, 1953। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गामा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कुनैन ऑप्शन नंबर बी राइट है, ये सिनकोना का पौधा है जिसकी छाल से कुनैन बनती है। और कुनैन किस में काम आती है? तो ये मलेरिया के बुखार की दवा बनाने में काम आता है कुनैन, याद रखिएगा, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, यकृत में मानव शरीर में हमारे यूरिया का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, राइट रहेगा इसका यकृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो एक ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, एक उत्तर प्रदेश का मैप आपको जरूर आपके कमरे पे लगा होना चाहिए जहां आप स्टडी कर रहे हैं। अगर यूपी की परीक्षा दे रहे हैं, मैप से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सी सीमा नहीं लगती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लगती है, तभी आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं करती है। और हम देखेंगे कि किससे किससे साझा करती है। तो उत्तर प्रदेश में सीमा साझा करने वाले राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। और इसके साथ ही दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी साझा सीमा करता है। तो 8+1 याद रखेंगे, अगर 8 इसमें ज़िले हैं और 1 केंद्र शासित है, तो 8 1 9, टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा। इसमें मैप दिया गया है, आप मैप अगर आप इसमें क्वालिटी नहीं सही आ रही है तो आप अलग से भी देखिएगा, मैप को आप एक बार ज़रूर रीड करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे नेपाल है हमारा पड़ोसी देश, तो ये पूछ लेगा कि नेपाल से कौन, इनमें से जैसे यहाँ पे 7-8 ज़िले हैं, तो ये इसमें से पूछ लेगा कि कौन सा ज़िला नेपाल से नहीं सीमा साझा करता है, या कौन सा ज़िला मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी देखिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश का हमारा सबसे उत्तरी जिला है। जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के हिसाब से जैसे यूपी को अगर बांटेंगे, तो जैसे इसमें इस क्वेश्चन में दिया गया है उत्तरी, ऐसे और भी क्वेश्चन बनते हैं, पूर्वी पूछा जाता है। अगर कभी पूर्वी पूछा जाएगा तो पूर्वी में बलिया है, जो कि बलिया हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वी, सबसे पूर्वी छोर है, पूर्वी जिला जिसे कहेंगे। पश्चिमी की बात करेगा तो यहाँ कहीं शामली है, जो कि पश्चिमी में कहलाएगा। अगर उत्तरी की बात करेंगे तो उत्तरी तो यहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के पास, तो ये सहारनपुर हो जाएगा। अगर बात करेंगे दक्षिणी की, तो दक्षिण का यहाँ पर सोनभद्र है, जो कि हमारा दक्षिणी जिला हो जाएगा। तो ये ऐसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के हिसाब से बांटा गया है मैप को, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर उत्तरी जिला पूछेगा तो सहारनपुर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और कुछ और भी दिए हुए हैं, आप ये देख लीजिएगा, ये भी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये ज्योति तीव्रता है, हो गई पदार्थ की मात्रा, और ये घन कोण, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसका भी आप मात्रक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हमारा विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगर बात करिएगा विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ये भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यह आई थिंक सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय हमारे यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। सिग्नेचर बिल्डिंग है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यालय है, इसका नाम ही है सिग्नेचर बिल्डिंग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और ये है क्या? ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष हमारा जो वर्तमान प्रधानमंत्री रहेगा वही इसका अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को पहले पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था 1902 में, याद रखिएगा। और 24 जनवरी 1950 को इसे संयुक्त प्रांत से बदलकर जो यूनाइटेड प्रोविंस था इसका नाम, या संयुक्त प्रांत, तो 24 जनवरी 1950 को बदलकर इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया था। 1950 सन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का, 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया था। और इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को हमारा उत्तर प्रदेश बन गया था, इस नाम से जाना जाने लगा था, तो 24 जनवरी को हम यूपी या उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हमारा होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64। हमारा संविधान अनुच्छेद 64 कहता है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए जो कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 64। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? तो पहले तो आपको डेट पता होनी चाहिए कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही। तो ये 1991 से 1956 तक हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना रही। और क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि किस मॉडल पर आधारित था, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेरोल्ड डोमल मॉडल पर यह आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पापी कोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसका स्थापना वर्ष पूछेगा तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी पापी कोंडा नेशनल पार्क की। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पापी कोंडा नेशनल पार्क से एक नदी गुजरती है, उसका नाम पूछा जाता है, तो गोदावरी नदी, याद रखिएगा। कौन सी नदी? गोदावरी नदी है, जो कि ये इस नेशनल पार्क के मध्य से निकलती है, याद रखिएगा। और ये पापी कोंडा नेशनल पार्क में कौन से जानवर अधिकतर देखे जाते हैं? तो बाघ, तेंदुए जैसे समेत काफ़ी सारे जानवर देखे जाते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 164, याद रखिएगा, 164 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अभी इसकी सन बताएंगे आपको, क्योंकि तीनों के सन भी पूछे जाते हैं। तो एकमात्र यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जो कि 1931 में हुआ था। इसमें हमारे जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, ये इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। और प्रथम पूछा जाता है, प्रथम की डेट भी पूछी जाती है। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। इसके सन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेने गए थे लंदन? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है 40वां, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति हमारे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन करता है, तो वो अनुच्छेद आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो दोस्तों बताइएगा ये सारे क्वेश्चन कैसे थे?
अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ये सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए।